आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को आंसर की डिस्कस करके बताने वाला हूं। सारे आंसर्स आपको बताऊंगा जो आपके आज के एग्जाम में आप लिख के आए हैं, उसे मैच करना एंड देखते हैं आपका क्या स्कोर बन रहा है। बाकी पेपर बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा इस बार आया था। एंड वन थिंग जिसने मुझे बहुत हैरान किया, मतलब अभी आंसर की पे जाते हैं, बट एक चीज देखो यार, जिस भी बच्चे ने मेरी लाइव क्लास अटेंड करी होगी ना, लास्ट 3-4 क्लासेस जो मैंने ली थी यूट्यूब पर लाइव, सो यार इट वाज रियली माइंड ब्लोइंग। 27 क्वेश्चंस आउट ऑफ 33 हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ में से आए हैं। और ये कोई हवा में बातें नहीं है यार, तुम्हें लाइव बताया था मैंने, आप देख सकते हो, मैंने यहाँ मार्क भी किया है पीडीएफ में तुम्हारे सामने। ये क्वेश्चन इसमें से है, 15th क्वेश्चन ये टॉपिक से है, 16th का एक क्वेश्चन ये टॉपिक, 20th 24th क्वेश्चन, मतलब like literally 27 क्वेश्चन। सो आई एम फीलिंग रियली हैप्पी राइट नाउ। आई बिलीव आप लोगों को भी बहुत खुशी हो रही होगी। सो खैर, अब वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को एक एक करके आंसर्स बताना स्टार्ट करता हूं। मैं कोई चीज यहाँ समझाऊंगा नहीं यार, बिकॉज तुम्हारा एग्जाम हो चुका है। तो सीधा अपने आंसर्स पे आते हैं, उनको एक बार देखो, मैच करो, वीडियो को पॉज कर लेना। कोई चीज अगर आपने है ना, मतलब देखनी हो, मैच करनी हो, याद करना हो। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहले हमारे एमसीक्यूज थे। एमसीक्यू में पहले का आंसर हमारा कॉम्परेंशियल होगा, डेफिनेटली, कितना आसान क्वेश्चन दिया है। उसके बाद ये तो मतलब ये वो उसमें बस्सी का मीम याद आ रहा है मुझे सेकंड क्वेश्चन के ऑप्शन देख के, कि कोई सेंस बनी इस बात की। मतलब आप देख रहे हो, फंक्शनलिज्म, सिचुएशनिज्म, क्या मतलब हुआ इस चीज का? भाई बोर्ड ने किस लेवल का पेपर बनाया है ये? इससे तो थोड़ा सा तुम लोग टफ डिजर्व करते थे यार, इससे बहुत तगड़ी प्रैक्टिस थी हमारी। उसके बाद रैशनलाइजेशन, डेफिनेटली इधर हमारा आंसर होना चाहिए। देन आगे बढ़ते हैं, एडलर का एक ही कॉन्सेप्ट यहाँ मेंशन है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में वो ऐसा बता रहे हैं कि जानी जाती है ना, वो बच्ची अपनी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है, तो डेफिनेटली हमारा कार्डिनल ट्रेट यहाँ पे आंसर बन जाएगा। और सोशल लर्निंग थ्योरी पर हमारा सेल्फ एफिकेसी ही बेस्ड था। उसके बाद ये पिक्चर में मैं पहले यहाँ पे मार्क कर दिया था, बाद में मैंने देखा नीचे ऑप्शन भी दिए हैं, तो आई ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आफ्टर दैट इधर हमारा ल्यूकोसाइट कहा जाता है व्हाइट ब्लड सेल को, और जो फॉरेन बॉडीज है उसको एंटीजन कहा जाता है। अभी जो 9th क्वेश्चन है ना, इसमें मैंने जानबूझ के मार्क नहीं किया, इसमें थोड़ी सी डिस्कशन की जरूरत है, एक बार ध्यान से मेरी बात को समझना। जो हमारे टीचर्स वाले ग्रुप में हम सब लोग भी आपस में डिस्कशन कर रहे थे, तो ज्यादातर टीचर्स का मानना है यहाँ पर ए सही जवाब होना चाहिए। बट मैं एक चीज यहाँ बिलीव करता हूँ कि कुछ हद तक इधर कंफ्यूजन क्रिएट हुई है। सो मेरा मानना है, इधर पर्सनल मेरा बिलीफ है कि ऑप्शन बी शुड बी मोर अप्रोप्रिएट आंसर, बिकॉज रीजन डिफाइन नहीं कर रहा, मतलब रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। यहाँ पर रीजन एक एड ऑन पॉइंट बता रहा है कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कैसे और अच्छी की जा सकती है ना। ये नहीं बता रहा कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन क्यों स्ट्रेस को मैनेज करती है इस तरीके से, तो ये इसका रीजन नहीं है सेशन का। मेरा ये मानना है कि भाई बी आंसर सही होना चाहिए, बट ज्यादातर टीचर्स कह रहे हैं कि ए आंसर सही है। तो मतलब ये अब भाई आपके ऊपर मैं सब्जेक्टिव छोड़ रहा हूं, कोई भी यहाँ भगवान तो है नहीं। पर हाँ, मेरा जवाब यहाँ बी है, और ज्यादातर बच्चे और टीचर्स कह रहे हैं कि भाई ए होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने पढ़ा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, है ना, इसमें कोई हमें मतभेद होने का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे के साथ हम लोग क्लैश करने लगे। देखते हैं सीबीएसई अपनी आंसर शीट में यहाँ पर क्या करता है। सो 9th वाला क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बेनिफिट ऑफ डाउट के उसमें डाल रहा हूं भाई, मेरी तरफ से, साइड शॉट्स की तरफ से 9th क्वेश्चन बेनिफिट ऑफ डाउट है, और यहां पर सीबीएसई को या तो दोनों को सही करना चाहिए, और मतलब हाँ, दोनों को ही करना चाहिए यार, अगर कंफ्यूजन है तो। सो दैट्स ऑल आई कैन से फॉर 9th क्वेश्चन, राइट। मेरा पर्सनल बायस बी के ऑप्शन की तरफ ज्यादा जा रहा है। आप मुझे कमेंट्स में अपने ओपिनियन बताना, आपको क्या लगता है। अब आगे बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। तो सेक्शन बी में पहले क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे नोट्स में से, अगर आपके पास हमारे नोट्स थे, आपने देखा होगा, ये पूरा एज इट इज टॉपिक मैंने आपको दिया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी साफ साफ लिखा है, जो कुछ सेकंड नंबर पे है कि 2 नंबर में आ सकता है, और ये क्वेश्चन एज इट इज आया। इनमें से कोई भी 2 पॉइंट अगर आपने लिखे होंगे तो डेफिनेटली आपको यहां पर पूरे 2 में से 2 मिल जाएंगे। नाउ आफ्टर दैट इफ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम क्या देख सकते हैं कि इधर हमसे पूछा गया है आईक्यू का फॉर्मूला। तो वही यहाँ आईक्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, देखो इधर की 16th ए में ये आ गया है, 2 नंबर में आना था। आईक्यू फॉर्मूला सिंपली क्या था हमारा आईक्यू का फॉर्मूला, ये तो मैं आपको यहीं पे लिख के दिखा देता हूं। दिस वाज वेरी सिंपल, राइट, कि मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर आपने ये करके आंसर निकाल दिया होगा तो बिल्कुल आपका ठीक हो गया होगा। वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट में डिफरेंशिएशन अगर आपने ये वाला अटेम्प्ट किया तो इसमें लिटरेट लोग कर सकते हैं, लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है। नॉन वर्बल में क्या आएगा कि हमें सिंबल्स यूज करते हैं, ये इलिटरेट लोग भी इसको कर सकते हैं। इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा। यहाँ अगर आपने कोई एग्जांपल भी लिख दिया टेस्ट का तो भी इधर आपको नंबर मिल जाएंगे इस पॉइंट के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर आवर 15th एंड 16th क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन चैप्टर 4 में से।
स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां आपसे पूछा गया है कि जो इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर है और सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर है उसमें क्या डिफरेंशिएशन था। तो ये वही डिफरेंशिएशन मतलब जो आपके एनसीईआरटी में भी यहां पर दिया था डिफरेंशिएशन, हमने सिंपली यहां बताना है कि इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में जो मेन इशू है वो साइकोलॉजिकल सिम्टम हमारा मेन इशू है, यहाँ एंजाइटी होना अपने आप में इशू है। बल्कि सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में ऑन दी अदर हैंड क्या होता है कि हमें उस बीमारी का कोई फिजिकल सिम्टम, कोई बॉडी में सिम्टम महसूस हो रहा होता है। वन शॉट में मैंने आपको बताया था, हाईलाइट कीवर्ड क्या था, बॉडी रिलेटेड सिम्टम। तो यहां बॉडी रिलेटेड सिम्टम अगर आपने लिखा और इलनेस में अगर आपने लिखा कि नर्वसनेस, वरी होना, वो मेन बात है, तो बस ये अपने आप में आपको नंबर दे देगा। उसके बाद 18th क्वेश्चन हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन में से आया है। आपने कोई भी दो प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस थी भाई हमारी, नोट्स में से स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन है। और हाँ, ये वाला मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं डाला था, मुझे लगा चेंज में से आएगा, पर कोई बात नहीं, एक आधा नहीं भी आना चाहिए, वरना सीबीएसई को सच में लगता है कि भाई मेरे पेपर देखा है। तो द पॉइंट इज कि इसमें कोई भी प्रोसेस हम लिख देंगे ना, हमारा लर्निंग के थ्रू, मतलब एसोसिएशन के थ्रू हो गया, ऑब्जर्वेशन अगर आपने लिखा होगा, तो वो वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक इधर हमारा आंसर में आ जाएगा। इसके बाद 19th क्वेश्चन अगर हम देखें, 19 में क्या आंसर था, 19 का आंसर यहां पर होना चाहिए फॉर्मल ग्रुप और इनफॉर्मल ग्रुप। तो ये मैंने इधर अगर हम इसको देखें, टाइप्स ऑफ ग्रुप करके टॉपिक था ये आपका चैप्टर 7 में से, ये टाइप्स ऑफ ग्रुप करके यहां से ये क्वेश्चन आपका बना है, जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप की बात की जानी चाहिए थी। आई होप आपने ये लिखा होगा। देन हम सेक्शन सी की तरफ आते हैं। सेक्शन सी में एएमडी क्या दिया था भाई, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात हो रही है। तो ये अगेन हमारा चैप्टर 1 में से है, और ये इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाले टॉपिक में से इसका आंसर होना चाहिए था। तो अगर आपने इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी को डिफाइन किया है, उसके जो सिम्टम हमारे नोट्स में एज इट इज हमने दिए थे, है ना, कि सिग्निफिकेंटली बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, डेफिसिट इन एडेप्टिव बिहेवियर, और 18 साल से पहले मतलब डेवलपमेंटल पीरियड में सिम्टम सामने आ जाते हैं। सो दैट्स ऑल, आपको पूरे नंबर यहाँ पर मिल गए होंगे। सेक्शन सी में अगला सवाल हमारा 21 क्वेश्चन, ये क्या था भाई, 21 क्वेश्चन हमें कहता है इड ईगो सुपर ईगो, राइट, इड ईगो सुपर ईगो। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा चैप्टर 2 में से, ये वाले टॉपिक में से आपने इसका आंसर लिखना था, दिस स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी अपने नोट्स से एनसीईआरटी में सर्च कर लेना। इड ईगो सुपर ईगो अगर आपने कीवर्ड लिखे हैं, प्लेजर प्रिंसिपल, रियलिटी प्रिंसिपल, मॉरल प्रिंसिपल, और थोड़ा बहुत भी अपने शब्दों में एक्सप्लेन किया, तो पूरे 3 में से 3 आपको यहां मिल गए। आई होप थोड़ा सा आपने लिंक जरूर किया होगा रिया की सिचुएशन में, कि रिया ने भाई ऐसा किया तो ये हुआ वो हुआ, इस तरीके से आपने लिखना है, आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद अगला यहाँ पर हमारा 22 का ए क्वेश्चन, इसमें क्या आंसर था, सो ये हमारा है अच्छा, एंडलर पार्कर की स्ट्रेटजी, है ना। तो ये चैप्टर 3 में से, ये जो मैंने आपको बताया कोपिंग विद स्ट्रेस वाले टॉपिक में से, यहां से हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। तो उसने क्या दिया था, टास्क ओरिएंटेड वर्ड अगर आपने लिखा है तो आपको पहला नंबर मिल गया। फिर आपने इमोशन ओरिएंटेड लिखा है तो दूसरा नंबर मिल गया। तीसरा क्या था, अवॉइडेंस ओरिएंटेड, तो तीसरा नंबर मिल गया। दैट्स ऑल। फिर ये वाला तो सीधा सीधा ये हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स है, कोई भी यहाँ पे आपने 3 से 4 टेक्निक लिख देनी थी और आपको पूरे 3 नंबर यहाँ मिल जाते हैं। सारी लिख दी शॉर्ट में तो भी नंबर मिल जाएंगे, 3 लिखी है और एक्सप्लेन कर दिया तो भी फुल मार्क आपको मिल जाएंगे। फिर ये वाला क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में नहीं था, 23 भाई, कोई बात नहीं, बट इसका भी मैंने आपको समझाया तो था ही, ये आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली, है ना। आरईटी एल्बर्ट एलिस ने दी थी। एल्बर्ट एलिस क्या करता है भाई, एबीसी एनालिसिस करता है। उसके बाद इसने क्या किया था, जेंटल क्वेश्चनिंग के थ्रू हमारे इररेशनल बिलीफ को रैशनल में चेंज करता है। ऐसा जवाब लिखा है तो आपको यहाँ भी 3 नंबर डेफिनेटली मिल जाएंगे। सेक्शन डी पे बात करते हैं। सेक्शन डी क्या था, सेक्शन डी में सबसे पहला जवाब, मतलब मैंने बोला था आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड ज्यादातर यहां से आएंगे और वहीं आए हैं, है ना। तो इधर बुद्धि का कॉन्सेप्ट, मतलब इंटेग्रल इंटेलिजेंस की बात की जा रही थी। इंटेग्रल इंटेलिजेंस में जो 4 मेन हमारे, है ना, कॉम्पिटेंसीज दी गई थी, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी अगर आपने लिखी है तो 1 नंबर मिल गया। दूसरा नंबर आपको क्या, किस बात से मिलना था, क्या क्या था वो, हमारा इमोशनल कॉम्पिटेंसी, है ना, फिर एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसी, और फिर सोशल कॉम्पिटेंसी, ये सब है। और प्लस बेसिक एक आइडिया कि भाई ये वो परवेसिव है इफेक्ट में देन वेस्टर्न व्यू, ये नॉन कॉग्निटिव प्रोसेस पर भी इक्वली अटेंशन पे करता है। ऐसी चीजें अगर आपने लिखी है, इनमें से कुछ भी लिखा है और उसको एलेबोरेट किया है, डेफिनेटली आपको 4 नंबर मिल गए होंगे। बट आई होप आपने फॉर्मेट का ध्यान रखा होगा, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एंड कंक्लूजन। इसका बी क्वेश्चन देख लेते हैं अगर किसी ने अटेम्प्ट किया है तो। इसमें तो आईक्यू के वो थे, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। जितना मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द बच्चों ने ये तो नहीं किया होगा, है ना, मुझे बताना यहाँ पे, आपने ज्यादातर ने ए ही अटेम्प्ट किया होगा। तो ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ये हमारा वही इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी में से यहाँ पे टॉपिक है। और नंबर वंबर अगर आपको याद होंगे उसकी कि भाई इतने से इतने की रेंज होती है, तो आपने अटेम्प्ट किया होगा, नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे। आफ्टर दैट 25th क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है, 25th क्वेश्चन में हमें यहाँ पूछा जा रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड
फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हीलिंग इन साइकोथेरेपी। तो चैप्टर 5 का स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक आपसे पूछ लिया गया है। इस बार बोर्ड ने इजी क्वेश्चन बनाया और ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी था। मैंने आपको बोला था 4 नंबर में आ सकता है, 4 नंबर में आ गया। तो क्या क्या थे 4 नंबर, कैसे मिलेंगे? इंट्रोडक्शन दी होगी आपने, फिर आपने मेन कंटेंट में लिखा, कीवर्ड आपको नंबर मिला, क्या लिखा होगा आपने? टेक्निक्स यूज्ड। दूसरा आपने आई होप लिखा होगा कि भाई उसका रिलेशन कैसा है, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप किस तरीके का है ना। फिर आपने लिखा होगा कि कैथारसिस हुआ या नहीं हुआ, और फिर आपने लिखा होगा नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स। तो अगर ये सब लिखा है डेफिनेटली नंबर मिल गए। कोई बात नहीं, एक आधा टर्म अगर कोई भूल भी गया, अपनी भाषा में बना के लिख दिया, तो भी आपको आधा नंबर उस वाले पॉइंट का भी मिल जाएगा। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी था। बट जिन बच्चों ने एज इट इज कीवर्ड लिखे, अंदर एक्सप्लेन अपनी लैंग्वेज में किया है, आपको पूरे नंबर मिल रहे हैं इस सवाल में भी। फिर 26 पे आते हैं। 26 में क्या है भाई? 26 में हमारा प्रिजुडाइज की बात हो रही है। तो प्रिजुडाइज वाला टॉपिक, अब ये बहुत सिंपल था, मतलब अब अच्छा यहाँ ना कंफ्यूज मत होना। इन्होंने पता क्या बोला है? इन्होंने कहा है कि आपने रिड्यूस करने की स्ट्रेटेजीज बतानी है। रिड्यूस करने की स्ट्रेटेजी मतलब वो हैंडलिंग वाला जो हमारा टॉपिक था ना, वहां से भी आप लिख सकते हो। और सोर्सेज की भी बात की गई है कि आपके हिसाब से किन कारणों से ये डेवलप होते हैं। तो इसमें मैं डेफिनेटली आपको बोल रहा हूं, बोर्ड की जो मार्किंग स्कीम बनेगी उसमें लिखा होगा कि अगर बच्चे ने ज्यादा फोकस किया है रिड्यूस वाले पॉइंट पे, हैंडलिंग पे, तो भी उसको नंबर दे दिए जाए। अगर बच्चे ने ज्यादा फोकस किया है सोर्सेज पे, तो भी उसको नंबर दे दिए जाए। अगर बच्चे ने दोनों को थोड़ा थोड़ा लिख के एक्सप्लेन किया है, तो भी नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 27। अच्छा, ये बहुत डिबेट यहाँ चल रही है, बहुत कंफ्यूजन हो रही है, पर चलो मैं आपको इसका आंसर अभी बताता हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये कह रहे हैं कि रिया जब अकेले काम करती है तो भाई बड़ा वीक सा परफॉर्म करती है, मतलब आई मीन अकेले काम करती है तो अच्छा करती है, सॉरी, और ग्रुप में काम करती है तो बड़ा वीक परफॉर्म वहां पर कर रही है। क्या मतलब हुआ? सोशल लोफिंग डेफिनेटली इधर हमारा आंसर है। इधर अर्जुन की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, अर्जुन की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, तो क्या था यहां पे? हमारा आंसर बनेगा सोशल फैसिलिटेशन। यहां थर्ड वाले टॉपिक में क्या हो रहा है? मेंबर्स की डिस्कशन की वजह से उनका वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है, एक्सट्रीम डिसीजन ले पा रहे हैं। तो यहां पे आ गया ग्रुप पोलराइजेशन। बट नाउ दिस पार्ट इज कंफ्यूजिंग मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजी स्टूडेंट्स एज वेल एज साइकोलॉजी टीचर्स। तो यहां डिबेट है। यहां हो सकता है कि सीबीएसई को इस क्वेश्चन को बेनिफिट ऑफ डाउट में डालना पड़े और हर तरीके के आंसर को सही करना पड़े, मतलब बहुत सारे ऑप्शन यहां पे आपको दिए जाएंगे। पर जो मेरा मानना है, जो आप लोगों को से भी मैं पूछना चाहूंगा, सलाह करना चाहूंगा, डिस्कस करना चाहूंगा, एक बार अपनी एनसीईआरटी ओपन करके देखना। आप लोगों की एनसीईआरटी में ना ये टॉपिक एक अलग से हाईलाइट करके इन्फ्लुएंस वाले टॉपिक में दिया हुआ है, बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट, तो डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स आर डूइंग इट। समझ रहे हो अपनी बात को? रिया की जो टीममेट्स है, वहां लिखा है सिर्फ ओनली वही लोग मतलब ऐसे कम एफर्ट पुट कर रहे हैं जब वो कलेक्टिव टास्क पे काम कर रहे हैं। तो क्योंकि रिया टीम लीडर है, अगर रिया ही ऐसा कर रही है जो हमें पहले पॉइंट में बताया गया है, तो उसके टीम वाले क्यों करेंगे डूइंग समथिंग जस्ट बिकॉज अदर्स आर डूइंग इट? बैंड वैगन इफेक्ट। रिया के टीम वालों को लगेगा अगर रिया ऐसा कर रही है और हमारी टीम की मेन पर्सन ऐसा कर रही है, तो वो व्यू वैलिडेटेड होगा, इसलिए उसी के, सिर्फ उसी की टीम वाले वो काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहां पर आंसर बैंड वैगन इफेक्ट होना चाहिए। बाकी एक बार आप लोग भी अपना जो ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नाउ बिफोर मूविंग टू द सेक्शन ई 6 मार्कर क्वेश्चंस, एक चीज आप लोगों के लिए जाननी बहुत जरूरी है। हमारी सीवीटी साइकोलॉजी डोमेन वाले बैच में ऑलरेडी 27 से 28 एनरोलमेंट्स हो चुकी हैं। सो ये अर्ली बर्ड ऑफर 50 एनरोलमेंट्स तक ही है। तो एक बार अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक अभी 5 मार्च या 6 मार्च 7 मार्च तक देख रहे हैं, तो हो सकता है अर्ली बर्ड ऑफर अभी भी हमारा अप हो। आप हमें इस नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं जो नीचे वाली पट्टी में यहां पर आपको कोने में दिख रहा होगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे सीधे जाकर इस कोर्स को बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है। तो अभी अगर आप इसमें एनरोल करते हैं, अर्ली बर्ड वाली फी में ही आपका एडमिशन यहां हो जाएगा। इस कोर्स में मैं आप लोगों को फुल मतलब लाइव प्रिपेयर करवा रहा हूं। हमारी इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी गूगल मीट पर, 3 से 4 बजे डेली, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस हो रही होंगी। पूरा सिलेबस मैं आपको करवाऊंगा रिवाइज दोबारा से, हमारा सीयूटी के तरीके से पढ़ेंगे, एमसीक्यू पैटर्न में पढ़ेंगे। हर चैप्टर के बाद उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के फॉर्मेट में, प्लस प्लस फुल ईयर मॉक टेस्ट भी आपकी प्रैक्टिस आपको यहां पर मिलेगी। जो भी डाउट होंगे वो भी मैं आपके यहां पर क्लियर कर रहा हूंगा। तो बेसिकली इन शॉर्ट इतना समझ लो, अगर आप लोग मेरे साथ आप अपनी तैयारी करना चाहते हो सीयूटी साइकोलॉजी डोमेन एग्जाम की, तो अभी ही बिल्कुल सही टाइम है। बिकॉज इसके बाद 7-8 मार्च के आसपास आई एम टेलिंग यू गाइस, हमारा अर्ली बर्ड ऑफर मोस्ट प्रोबेबली डाउन हो चुका होगा, और तब हम मुझे इसकी फी, तो
तो अभी ही इसमें एनरोल करने का सही टाइम है, बिकॉज आई एम टेलिंग यू इन सम डेज हमारा अर्ली बर्ड ऑफर मुझे डाउन करना ही पड़ेगा। रीजन बहुत सिंपल है, मुझे चाहिए इंटरेक्टिव क्लासेस ताकि मैं आपसे सच में बात कर पाऊं। ऐसा नहीं है कि 1000-1500 बच्चे हम यहाँ पे भर लेते हैं, ये साइक शॉट्स में बिल्कुल भी नहीं होता है। सो जैसे ही हमारी 80 to 85 एनरोलमेंट्स होती हैं, हम अपनी एनरोलमेंट्स को बंद कर देते हैं, बिकॉज आई वांट इंटरेक्टिविटी। तुम्हारे डाउट्स का जवाब भी तो तभी दे पाऊंगा ना जब एक बैच में कम बच्चे होंगे, एंड एट मैक्स मैं एक बैच में 35 to 40 स्टूडेंट्स रखता हूं, और इस बार सिर्फ 2 से 3 बैच ही मेरे पास बनाने का टाइम स्लॉट बचा है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, अगर आप लोग सच में पढ़ना चाहते हो मेरे साथ लाइव, सीयूटी की तैयारी करना चाहते हो, तो अभी ही टाइम है, इसको गेट दिस कोर्स कर लो, एक बार पेरेंट्स से बात कर लो और इसमें एनरोल कर लीजिए। ठीक है, दैट्स ऑल, यही मैंने आपको बताना था। इसमें गेट दिस कोर्स या बाय नाउ पे क्लिक करके हमारी ऐप या वेबसाइट पे ऐसे करोगे, अपनी बेसिक डिटेल भरोगे, फिर उसके बाद आपने यहाँ से इसको परचेज कर लेना है और रिसिप्ट आपके पास आ जाएगी। हमारी टीम ऑटोमेटिकली आपको सीयूटी के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेगी, या आप भी हमें इसी, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर ही है, इस पर मुझे मैसेज कर सकते हो अपनी रिसिप्ट को, तो उसी समय आपको ऐड कर लिया जाएगा। बिकॉज अगर ऑटोमेटिक होगा तो शायद एक दो दिन में टीम आपको अपने आप से ऐड कर ले, बट अगर वो नहीं भी चाहिए आपको इमीडिएटली ऐड होना हमारे ग्रुप में, तो परचेज करते ही इस नंबर में मैसेज कर देना रिसिप्ट, आपको इमीडिएटली ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, फिर 6 अप्रैल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, फिर मैं आपको लाइव क्लासेस में मिलता हूं। सो फॉर नाउ आगे आप अपना आंसर की देख सकते हैं। अब उसके बाद सेक्शन ई 6 मार्कर भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आ गया। मैंने आपको यहां बताया प्रोजेक्टिव टेक्निक पे सवाल बन सकता है, और वो आ भी गया 6 मार्क्स में। तो यहां आंसर हाँ बिल्कुल प्रोजेक्टिव टेक्निक है, क्योंकि यहां बोला गया है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? सेल्फ रिपोर्ट मेजर, और उसका अपोजिट मैंने बताया था ना, जो मेरी ट्यूशन क्लास वाले स्टूडेंट्स होंगे, मैंने उनको तो खास करके ये बात मैंने याद है क्लास में बताई थी कि इनडायरेक्ट को हाईलाइट करो। इवन अपने वन शॉट में बताइए मेरे ख्याल से कि इनडायरेक्ट मेथड कहा जाता है प्रोजेक्टिव टेक्निक को। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक यहाँ पे आना था, और उसके बाद वो हमारे अनकॉन्शियस को एक्सेस करता है ना, वो सब आपने लिखना है। अनस्ट्रक्चर्ड वगैरह चीजें दिखाई जाती हैं, बेसिक आइडिया आपने दिया होगा, फीचर 2-3 आपने बताए होंगे, फिर अंदर रोशाक इंक ब्लॉक, थेमेटिक परसेप्शन, रोजेविन पिक्चर प्रेसिशन स्टडी, सेंटेंस कंप्लीशन, ड्रॉ पर्सन, कोई भी 4 आपने लिखे होंगे, आपको नंबर डेफिनेटली यहां मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा ये जो बी पार्ट है तो बहुत इजी है, जितना मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों ने ये वाला अटेम्प्ट किया होगा। टाइप अप्रोच पे सवाल, टाइप अप्रोच, पूरी अप्रोच, 5 थ्योरीज छोटी छोटी भी लिख दी, पांचों की पांचों, पूरे 6 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। अगर फॉर्मेट का ध्यान रखा होगा तो डेफिनेटली पूरे आपको मिल जाएंगे। नाउ 29th क्वेश्चन तो बहुत ही आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया गया है। 29th क्वेश्चन आपसे ये मैंने जो आपको बताया था साइकोलॉजिकल मॉडल्स पूछे जाएंगे, तो ये आपके मॉडल आ गए। अगर आप लोगों ने वो सभी मॉडल की सिगमेंट फ्रॉइड याद है, लाइव क्लास में बता रहा था आपको कि फ्रॉइड बोलता है कि अनकॉन्शियस की वजह से होता है, अनकॉन्शियस अनरिजॉल्व्ड अनकॉन्शियस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। बिहेवियरल वाले बोलते हैं मालएडेप्टिव लर्निंग की वजह से होता है। कॉग्निटिव वाले बोलते हैं भाई है ना, इरेशनल थिंकिंग की वजह से उसको शायद वो ऐसा रवि बिहेव कर रहा होगा। सो द पॉइंट हियर इज वेरी सिंपल कि अगर आपने मॉडल लिखे हैं साइकोलॉजिकल मॉडल तो भी आपको मिल गया। फैक्टर, सारे फैक्टर, जो फैक्टर में से है ना, बायोलॉजिकल वाला फैक्टर आपने लिख दिया, जेनेटिक फैक्टर लिख दिया, मॉडल शॉर्ट में लिख दिया, डायथीसिस लिख दिया, सोशल लिख दिया, तो भी आपको नंबर मिलेंगे। और अगर अप्रोचेस को रेफर करते हुए आपने हमारी जो टोटल अप्रोचेस वहां पे दी गई थी हिस्ट्री वाले पार्ट में से भी अगर आपने कुछ कुछ लिखा है अप्रोचेस में से, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीबीएसई मल्टीपल आंसर्स को यहाँ पर सही जरूर करेगा। सो डोंट वरी, ये वाला आंसर डेफिनेटली चांसेस है, अगर आपको थोड़ा भी यहाँ पे इस सवाल का आइडिया था तो आप इसका आंसर सही ही लिख के आए होंगे, इसमें चिंता मत करना। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो 6 मार्क का यहाँ पर लास्ट ऑप्शन में दिया था, ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हिस्ट्री में से सवाल है। मैंने आपको कहा था हिस्ट्री 6 मार्क्स में आ सकती है। हिस्ट्री 6 मार्क्स में एज इट इज पूछ ली गई है। आपने टाइमलाइन भी लिखी होगी आई बिलीव, और सारी अप्रोचेस भी लिख दी होंगी, सुपरनेचुरल से लेके वो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, हमारी इंटरेक्शनल अप्रोच टाइमलाइन का एंड वाला टॉपिक है ना, और वो रेनेसेंस पीरियड वगैरह, पूरे नंबर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं अगर फॉर्मेट का ध्यान दिया है तो। बहुत इजी पेपर यहाँ पे सीबीएसई ने बनाया है ना। नाउ द लास्ट सेक्शन एफ हमारा केस स्टडी वाला, इस पे बात कर लेते हैं। बहुत से बच्चे पता नहीं क्यों इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं भाई, तो आप लोगों को साफ साफ इधर दिखाई देना चाहिए था, मतलब आई बिलीव आपको दिया भी होगा दिखाई इधर, फ्रस्ट्रेशन, इंटरनल प्रेशर, सोशल प्रेशर, कंफ्लिक्ट। क्या समझ आ रहा है? डेफिनेटली हमारा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की बात हो रही है भाई। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के अंदर ही तो ये सब चारों उसके सब पार्ट्स थे, है ना। तो पहले का आंसर क्या हो गया? साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। फिर यहाँ पे हमने लिखना है इमोशनल, मतलब इफेक्ट्स उसके क्या होते हैं ना, साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस क्या थे, तो ये एज इट इज हमारा टॉपिक है ना। ये आ गया हमारी केस स्टडी में कि इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, तो भाई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस लिख सकते थे, कॉग्निटिव इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस लिख सकते हो, इमोशनल इफेक्ट लिख सकते हो, बिहेवियरल इफेक्ट लिख सकते हो। सो दैट इज ऑल। ये सब अगर आपने लिखा है आपको डेफिनेटली इधर नंबर मिले होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जो ये वाली हमारी केस स्टडी हमारी चैप्टर 4 में से आई है, और चैप्टर 4 में से जो हमारी केस स्टडी है ये कौन से डिसऑर्डर से आई है, तो ये हमारे
फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर से आई है। मैंने आपको बताया था 3 मार्क्स में, और ये 3 मार्क्स में डेफिनेटली आया है। 1 नंबर ये और 3 नंबर ये। सो आप देख सकते हैं फीडिंग एंड ईटिंग हमारा आंसर यहाँ पर आ गया, और इधर लास्ट में हमने बस लिख देना है कि इसके वेरियस फॉर्म। तो क्या क्या थे भाई बताओ? एनोरेक्सिया नर्वोसा, है ना, बुलिमिया नर्वोसा, और एक बिंज ईटिंग। बस इस तरीके से आपने लिख दिया, आपको नंबर मिल गए। सो दैट इज ऑल, दैट सम्स अप दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, एंड आई बिलीव आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया है, और अब इस आंसर की वीडियो से भी आपको एक और कॉन्फिडेंस, एक पुश मिला होगा, और अब आप अगले एग्जाम भी अपने बहुत अच्छे करके आएंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यार। और एक लास्ट चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपकी जो वर्थ है ना, वो नंबर्स से काउंट नहीं की जाती है, आपकी वर्थ आपके एफर्ट से काउंट की जाती है, आपकी मेहनत से काउंट की जाती है। और ये जो आज हो पाया है ना, अगर आपको आज सच में आपको लग रहा है कि अच्छा पेपर करके आए हो, तो ये किसी भी और की वजह से नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी मेहनत है जो आपने करी है।